मैं पुष्पेन जी के पास आती हूँ कि पुष्पेन जी, आज किसानों को लेकर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, और वोट चोरी के इस अभियान के बीच में आज ये जो 103 मिनट का मोदी जी का भाषण है, ये आपके हिसाब से क्या था? ये जो 103 मिनट आज सब ने मोदी जी को सुना, आज आपको लग रहा है कि मोदी जी क्या विश्व के लिए, हम वो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, क्या भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? क्या विश्व गुरु वाला संदेश आज क्या वो दे पाए पूरे विश्व को लाल किले के प्राचीर से? जी देखिए नीलू जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पर आने से पहले जो अन्य बात, एक तो किसान के बारे में इन्होंने कहा, ये केवल अपनी खीज मिटाने के लिए और जिस तरीके से इनके ऊपर तमाम लोकतंत्र को खत्म करने के, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनकी किरकिरी हुई ट्रंप वाली बात है, उसको छिपाने के लिए किसानों के पीछे छिपने की बार बार बयान ये दे रहे हैं कि मैं ट्रंप के सामने खड़ा हूं दीवार बन के और किसानों की रक्षा करने का काम कर रहा हूं। जबकि किसानों को किस तरीके से लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री द्वारा कुचला गया, 750 किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे बैठे शहीद हो गए, आज तक उनको एमएसपी नहीं दी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जो है किस तरीके से वहां पर पीट करके भगाए गए, तो ये सारी चीज भी देश ने देखी है। तो किसानों के प्रति कितने बड़े हमदर्द हैं, इसका दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि भाई घुसपैठ बहुत हो रही है। इन्हीं का वीडियो पहले भी वायरल था, अब भी वायरल हो रहा है धीरे धीरे, कि जब सारी चीजें, अस्त्र शस्त्र, सेनाएं जब मोदी प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो ये मनमोहन सिंह के लिए कहते थे, और फिर वो लोग वहां से कैसे आ जाते हैं, हथियार कैसे आ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें, घुसपैठ वाली बात और पहलगांव होने वाली बात, क्योंकि पहलगांव का जो हमला हुआ है वो बाहर से हुआ है जैसा इन्होंने बताया, तो निश्चित रूप से इसकी सारे की जिम्मेदारी इनकी खुद की थी, जिसमें इनकी नाकामी और फेलियर साबित हुआ है। पहलगांव के विषय में इन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके सबक सिखा दिया, वो कर दिया। तुमने क्या सबक सबक सिखा दिया? सबक सीखा हुआ आदमी आपको रोज न्यूक्लियर बम की धमकी तो नहीं दे सकता था। आपने सीज फायर किस टर्म्स पे किया, आज तक आपने नहीं बताया। आपने दुश्मन का क्या नुकसान किया, आज तक आपने नहीं बताया। आपके सेना के लोगों ने, जिनको दाएं बाएं कुछ थोड़ा बहुत निकल गया उनके मुंह से, उनके ऊपर भी पट्टी बांधने का मुंह पर काम किया। इसी तरीके से आपने सिंधु जल समझौते के विषय में जिक्र किया कि भाई देश के किसानों को, हमारी भूमि को सिंचित करने की जगह ये सारा का सारा पानी जो है वहां जा रहा है। बड़ा मतलब आपराधिक जैसा एक जल समझौता था। तो भाई आपने 11 साल में कितने बांध बनाए, कितने क्यूबिक मीटर या कितने क्यूसेक पानी आपने इधर को डाइवर्ट किया, जरा इसका खुलासा आप कर दीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद आपने कितना पानी कहाँ डाइवर्ट कर दिया और कौन से रेगिस्तान तक आपने पहुंचा दिया, इसके विषय में आपने देश को कुछ बताना चाहिए था। तो ये हवाई बातें थी। एक इन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र का, शायद बाकी लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पता नहीं देखा नहीं देखा। एक इन्होंने एक और बात कही है उसके साथ साथ, कि सुदर्शन चक्र ऐसा बनाएंगे जैसा कि सूरज की किरणें भी जो है उनको रोक दिया था श्री कृष्ण जी ने, तो ऐसा बनाएंगे कि बाहर से कोई हमला हो तो हम उसको बिल्कुल ढक देंगे। लेकिन करेंगे, मैं देश नहीं, मैं इसको 2035 तक करूंगा। इसका अर्थ यह है कि 2035 तक मैं देश का प्रधानमंत्री बना रहूंगा। इसमें यह बात भी निहित है। तो ये संदेश दे रहे हैं कि भैया जो है मैं लंबे समय तक, अभी 10 साल तक हूं। स्वदेशी का इन्होंने जिक्र किया कि भैया वहां से टैरिफ लग रहे हैं, ये हो रहा है, इस इनकी मंशा थी कि हम अपने ऊपर जो है निर्भर हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, जो मुख्य बिंदु है मेरा, वो है आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा करना। आरएसएस वो संगठन है जिसने देश को तोड़ने की जो है एक तरीके से कसम खा रखी थी, और पाकिस्तान के बनने का कारण भी हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे जो संगठन थे वही थे। और उनके माध्यम से किस तरीके से इन्होंने सारी अपने हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी चलाई। अभी पिछले दिनों ये किताब गोलवलकर की जो है, धीरेन्द्र झा की आई थी, इसमें सारी बात इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई है कि भैया ये तो हथियार लेकर के ट्रेनिंग इन्होंने शुरू कर दी थी 1947 से पहले, कि साहब हम अफरा तफरी जब मचेगी तो हम हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह और बाकी चीजों को राष्ट्रवाद दिखा करके देश की सत्ता पे हिंसा के माध्यम से, हथियारों के बल पे कब्जा कर लेंगे। और पाकिस्तान बना करके, बिल्कुल ठीक है, मुसलमान वहां चले जाएंगे, मुसलमानों को मारना कूटना, जूस को जिस तरीके से, यहूदियों को जिस तरीके से हिटलर ने कहा और जो है सारी चीजें कही, इस विषय में ये किताब भी जो वी और नेशन ऑफ डिफाइंड है, ये भी मैंने पिछले दिनों 2-3 बार पढ़ी।
तो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका सपना है वो ही उसी पर लगातार काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल निहितार्थ इसका ये भी है कि जो पिछले साल जेपी नड्डा ने ये कहा था कि हमें आरएसएस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं जीतने में, उसके ऊपर भी लीपापोती करने की, क्योंकि आजकल आरएसएस बहुत ज्यादा इनसे नाराज है। आरएसएस इनको हटाना भी चाहता है, जिसके विषय में 75 साल पूरा होने के विषय में रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा आरएसएस के चीफ का स्टेटमेंट पिछले दिनों आया था। और अगले 17 तारीख को, ये सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आरएसएस अपने आदमी को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में चाहता है, और बाकी मुख्यमंत्री हो या संगठन के ऊपर नियंत्रण चाहता है। तो वो चीज का एक तरीके से लीपापोती करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए, आरएसएस को सबसे बड़ा देशभक्त और पता नहीं इन्होंने क्या क्या देश के लिए किया है, ऐसी प्रशंसा लाल किले के प्राचीर से इन्होंने, जो खुद भी ये पूर्व जो है आरएसएस के सदस्य रहे हैं, स्वयं सेवक के रूप में एक तरीके से इन्होंने इस भाषण को वहां दिया, जो देश को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक, और एक चीज मैडम, एक सेंटेंस लास्ट बोल दूं, जो बोलिए। आवाज बंद करने वाली बात है, आप लोगों को भी और दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने एक संदेश मेरे पास भी भेजा था 3 दिन पहले। 12 तारीख को दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल ब्रांच है, कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये पोस्ट आप करते हो, पोस्ट फेसबुक पे आप बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से मेरी बात कराई और कहा कि अगले दिन आपको वहां स्पेशल ब्रांच में, जो सादिक नगर है, वहां आना है। तो मैंने उस इंस्पेक्टर को, जो उसने प्रश्न पूछा कि भैया ये फेसबुक पे आपने पोस्ट किया, मैंने कहा ना फेसबुक पे नहीं किया, केवल ट्विटर पे भी किया है, यूट्यूब पे भी किया है, इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के भी कहा है, और नवभारत टाइम्स में भी लिखा है, दैनिक जागरण में लिखा है, और बीबीसी इंटरनेशनल लेवल तक मैंने इंटरव्यू में ये सारी बातें कह दी हैं। अब किस कोर्ट कचहरी में चलना है वो बताइए, और गिरफ्तारी करने जब आओ तो एक आदमी मत आना, 10-20 आदमी लेकर के आना, और पुलिस की वर्दी में आना, और तुम क्यों आपने आए क्या यहाँ, वोट मैं गाजियाबाद रहता आपने हूँ। लिखा क्या तो था? क्या वोट चोरी पे ये लिखा था? क्या चौधरी जी हाँ आपने क्या वोट चोरी पर लिखा था, इसीलिए पहुंच गए हाँ, तो आपके पास? बहुत ज्यादा हमने बोला ना वोट चोरी पर, तो ये आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वापस संदेश मैंने उनको भिजवा दिया, अमित शाह और उनको, कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठा हूँ। और मैंने उनको ये भी कहा, यार तुम 20 साल लेट आए हो, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे पकड़ो और अंदर डालो, फिर और तमाशा होगा। जी चलिए, असली आजादी तो यही है कि आप जो फील करते हैं आप उसे बोले, जो फील आप करते हैं वो आप लिखें। लेकिन अगर उसकी आजादी नहीं है और उसके बदले में पुलिस अगर आपके दरवाजे पर पहुंच रही है, तो फिर ये कैसी आजादी? तो क्या बीजेपी से आजादी चाहिए, क्या मोदी जी से आजादी चाहिए? ये सारे सवाल है इस समय देश के सामने, और ये जनता तय करे कि क्या अब हो सकता है आगे। लेकिन कुल मिलाकर ये 103 मिनट का जो भाषण था, बहुत ही उबाऊ, थका हुआ, एक घिसा पिटा रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, वो उस तरीके से समराइज किया हुआ भाषण है। और हर साल का भाषण, आज मैं कई सारे भाषण 2014 से लेकर आज कई भाषणों को मैंने खंगालने की सुबह अर्ली मॉर्निंग से कोशिश की, बिकॉज मुझे एनालाइज करना था। और हर बार भाषण में कुछ ना कुछ ऐसा ही था, हर भाषण से ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का जितने भाषण हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उससे उनका पतन और दिखता जा रहा है। किस तरीके से मोदी जी की इमेज, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, मोदी जी का स्टैचर हर भाषण से गिरता जा रहा है। और आज 12वें भाषण में ऐसा लगा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि खुद ही उन्होंने प्रमाण दे दिया कि मैं जीरो हूं।